फोर्थ चैप्टर है ट्रैक और ट्रैक स्ट्रेसेस के बारे में। अब जैसे हमने पीपीटी में देख लिया था कि रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे एक ही चीज़ होती है, और परमानेंट वे वो रेल रोड होता है जिस पर कोई ट्रेन रन करती है। ठीक है, उसको हम परमानेंट वे कहते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो रेल रोड होती है वो रेल्स और स्लीपर्स से मिलकर के बनी होती है। तो पहले के ज़माने में जब माइनिंग ऑपरेशन होता था या एक्सकवेशन होता था, टनल एक्सकवेट करते थे, तो हमको एक टेम्परेरी वे बनाना पड़ता था जिसमें इस तरह की रेल्स यूज़ करते थे और उन पर ट्रॉली रख करके सामान को इधर से उधर मूव कराते थे। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने परमानेंट वे यूज़ करना शुरू कर दिया, पैसेंजर कार या मालगाड़ी के वे के रूप में। तो एक ट्रैक या एक परमानेंट वे में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? रेल्स होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, बैलास्ट होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। मतलब कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें यही होती हैं। उसके अलावा जो माइनर अप्लायंसेस होते हैं, लाइक चेयर्स, फास्टनर्स, ठीक है, ब्लैंकेट, ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स यही चार होते हैं जो एक ट्रैक को फॉर्म करते हैं। तो परमानेंट वे या ट्रैक का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ये कुछ आपने ऐसा देखा होगा पहले। सबसे ऊपर रेल्स है, फिर नीचे बेरिंग प्लेट लगी हैं, फिर स्लीपर्स है, फिर बैलास्ट है। बैलास्ट को भी दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक बैलास्ट और सब बैलास्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे। फिर है हमारा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या है? एक तरह से कॉम्पैक्टेड सॉइल है, उसको हम फॉर्मेशन कहते हैं। और फिर आता है हमारा नेचुरल सबग्रेड या नेचुरल ग्राउंड। सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम एज ए होल ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। तो एक ट्रैक की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस ट्रैक को हम कहेंगे कि ये अच्छा ट्रैक है? तो आइडियल कंडीशन क्या है कि ए परमानेंट वे और ट्रैक शुड प्रोवाइड कंफर्टेबल एंड सेफ राइड एट द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड विद मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये आइडियल बातें हो गई कि ट्रैक ऐसा बनाओ कि कंफर्टेबल रहे। कंफर्टेबल का मतलब क्या है कि जितने भी जॉइंट्स हैं वो सारे जॉइंट्स को ज़्यादा बड़े ना हो कि जब भी ट्रेन चल रही है तो उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा हो, ताकि कंफर्टेबल राइड हो सके, ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो, सेफ़ राइड हो। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं या जितने भी मटेरियल्स लगे हैं उन सबका प्रॉपर मेंटेनेंस हो कि कहीं पर भी किसी भी तरह का डेंट या ब्रेकेज ना हो। ये ये सारी कंडीशन फुलफिल हो कब? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में जब कोई ट्रेन रन करे है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होंगे? सबसे पहले तो जो गेज होगा वो शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। गेज क्या होता है? हमको पता है कि जो दो रेल्स होती हैं इनके इनर टू इनर डिस्टेंस को ही हम गेज कहते थे। तो ये गेज हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कहीं पर भी इनकी डिस्टेंस वेरी ना करे, तब हम एक सेफ राइड एश्योर कर सकते हैं। गेज शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। द रेल शुड हैव परफेक्ट क्रॉस लेवल, यानी जो दोनों रेल्स हैं उन सबका लेवल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कर्व में आउटर रेल शुड हैव प्रॉपर सुपर एलिवेशन टू टेक इनटू अकाउंट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्या कहना चाह रहा है कि देखो, जब भी कोई गाड़ी कर्व पे मूव करती है ऐसे, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की ओर। ठीक है, तो कोई भी व्हीकल, ट्रेन हो या कार हो या बाइक हो, अगर वो कहीं पर मोड़ पे चल रही होगी तो उस पर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते थे। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं कि आउटर एज या आउटर रेल होता है उसको हम थोड़ा सा उठा देते हैं ऊपर के डायरेक्शन पे, ताकि एक टिल्टेड फॉर्म पे रेल का वे बन के आ पाए ऐसे। ये हम सुपर एलिवेशन क्यों दे रहे हैं और ऐसे देने से कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम काउंटर कर पाएंगे, इसके लिए हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रैक ज्योमेट्री में। फ़िलहाल के लिए आपको बस ये जानना है कि एक सेफ़ राइड के लिए ज़रूरी है कि जब भी मोड़ आए, जब भी कर्व आता है ट्रैक में, तो आउटर रेल को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। इसको हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। थर्ड पॉइंट है कि द अलाइनमेंट शुड बी स्ट्रेट एंड फ्री ऑफ किंग्स। इन केस ऑफ कर्व्स, a proper transition curve should be provided between the straight track and the curve. सपोज एक स्ट्रेट ट्रैक कुछ ऐसा था जिस पे गाड़ी चल रही थी और आगे उसको किसी कर्व पे यानी सर्कुलर कर्व को मीट करना है मोड़ आने के लिए, तो हम बीच में एक ट्रांजिशन कर्व बनाते हैं। इस ट्रांजिशन कर्व का रेडियस चेंज होता रहता है अलोंग दी लेंथ। अब ये ट्रांजिशन कर्व हम क्यों बनाते हैं और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आखिर काम क्या है इस ट्रांजिशन कर्व का, ये भी हम 11th चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम ट्रैक ज्योमेट्रिक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि
जब भी कहीं कर्व आएगा तो जो ट्रांजिशन कर्व बनाना है वो परफेक्ट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। ये सब एक ट्रैक के मतलब एक आइडियल ट्रैक की रिक्वायरमेंट से जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेडियंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड एज जेंटल एज पॉसिबल, यानी हम फ्लैटर ग्रेडियंट बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो ट्रेन इतनी हैवी होती है कि वो पीछे की तरफ मूव करने लग जाएगी और हमको ज़्यादा पावर देना पड़ेगा उसको खींचने के लिए। तो जो भी हम ग्रेडियंट बनाते हैं एक तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और जेंटल होना चाहिए। ट्रैक शुड बी इलास्टिक इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड वाइब्रेशन ऑफ रनिंग ट्रेन। ये समझ में आता है कि ट्रैक को इलास्टिक होना चाहिए। अच्छा, इलास्टिक क्या होता है? किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जो उसको पहले वाली पोजीशन पे ले आता है। यानी अगर कोई मटेरियल इलास्टिक है तो लोड लगेगा तो वो दबेगा, और जैसे ही लोड हटेगा तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस लौट आता है। तो ट्रैक भी इसी तरह इलास्टिक होना चाहिए। ट्रेन के निकलने के बाद वो वापस अपने पुराने पोजीशन पे आ जाए, और जब भी उसके व्हील्स यानी ट्रेन के व्हील्स रेल्स पे दौड़ रहे हो उस समय भी वो हमेशा इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करें। ट्रैक शुड हैव गुड ड्रेनेज सिस्टम। समझ में आता है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो नीचे की जो सॉइल है, सपोज अगर पानी बरसा या किसी और वजह से फ्लडिंग हो गई और गुड ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने पर क्या होगा कि पानी नीचे के सॉइल में चला जाएगा। ये जो आपने ऊपर फॉर्मेशन देखा है, ये फॉर्मेशन ये भी सॉइल का होता है और ये नेचुरल सबग्राउंड ये भी सॉइल का होता है। अगर इस सॉइल पे पानी चला जाएगा तो यहाँ पर जितना भी बेयरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है। तो लोड लगने पर क्या होगा, ये चीज़ें सॉइल दब जाएगी और हमारा ट्रैक ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। द ट्रैक शुड हैव गुड लेटरल स्ट्रेंथ सो दैट इट कैन मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी डिस्पाइट वेरिएशन इन टेम्परेचर। यानी एक तरह से लेटरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने ऊपर बात की थी कि अगर लेटरल स्ट्रेंथ नहीं होगा तो ट्रैक कुछ ऐसे बकल कर जाता है ठंडी और गर्मी के टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। तो अगर लेटरल स्ट्रेंथ प्रॉपर होगी तब इस तरह के बकलिंग फिनोमिना नहीं हो पाएगा और ट्रैक हमारा हमेशा स्ट्रेट रहेगा। इसलिए ट्रैक शुड हैव गुड लेटरल स्ट्रेंथ ऑल्सो। देयर शुड बी प्रोविजंस फॉर इजी रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ द वेरियस ट्रैक कंपोनेंट। यानी ऐसा प्रोविज़न हमको बनाना चाहिए ताकि ईजिली हम रेल्स को या जितने भी कंपोनेंट हो उन सबको रिप्लेस कर सकें। कोई परमानेंट तरीके से हम ट्रैक ना बना दें कि मान लीजिए कभी रेल्स में डेंट पड़ गए तो हम सिंपली उस केवल पर्टिकुलर रेल को हटा सकें और नई रेल को वहाँ पर इंस्टॉल कर सकें। इस तरह के प्रोविजंस हमको हमेशा बना के रखने चाहिए। इसी क्रम पे आता है ट्रैक मॉड्यूलस। ट्रैक मॉड्यूलस क्या होता है? Like the modulus of elasticity is an index of measurement of resistance to deformation। जैसे भी हमने बात की कि किसी भी मटेरियल की एक होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, और ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जितनी ज़्यादा मटेरियल की यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, सेम स्ट्रेस पे उतना कम स्ट्रेन उस पर एक्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की, उतना ही कम डिफॉर्मेशन उसमें होगा अगर हम सेम स्ट्रेसेस लगाएंगे। जैसे कि अगर हम कंपैरिजन के रूप में देखें तो एक रबर है और दूसरा स्टील है। अब आपको पता है कि स्टील के यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हम सेम प्रेशर लगाएं सपोज 50 psi का, तो रबर ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगा, रबर में स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा और स्टील में स्ट्रेन कम हो पाएगा। इसलिए क्योंकि स्टील की यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हम ट्रैक में भी चाहते हैं कि ट्रैक मॉडुलस भी ज़्यादा रहे। जितना ज़्यादा ट्रैक मॉडुलस होगा डिफॉर्मेशन उतना कम होगा या रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो एक तरह से ये इंडेक्स है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि एज ए लोड इन किलोग्राम पर यूनिट रेल लेंथ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिप्रेशन ऑफ रेल बॉटम। किसी रेल बॉटम पे 1 यूनिट डिप्रेशन में करने के लिए जितना लोड चाहिए उसे हम कहते हैं ट्रैक मॉडुलस, और ये लोड पर रेल लेंथ पे होना चाहिए, पर यूनिट रेल लेंथ पर। तो इस तरह करने पर हमारा यूनिट क्या निकल के आएगा कि लोड किलोग्राम पर नीचे लेंथ की यूनिट, यानी पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं सेंटीमीटर, रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट डिप्रेशन एट द रेल बॉटम, ये भी सेंटीमीटर, तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है ट्रैक मॉडुलस की। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चन आपको याद रखने। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोनिंग ऑफ व्हील्स। अब हमने कोनिंग ऑफ व्हील्स क्यों करते हैं ये तो हमने पहले जान लिया था कि जब भी ट्रैक में कर्व आएगा तो हमको अपने कोन्स को या व्हील्स को कोन के शेप में बनाना पड़ेगा ताकि कर्व को वो आसानी से क्रॉस कर सके।
अगर हमने सिलेंड्रिकल व्हील्स अपना लिए तो जब भी कर्व आएगा वो सिलेंड्रिकल व्हील्स जैम कर जाते हैं। ये हमने एनिमेशन में देख लिया था सबसे पहले लेक्चर में। और इसको अगर अच्छे से जानना चाहे कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखिए। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कर्व दिख रहा है। तो जो ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाला क्या है, इनर साइड ऑफ कर्व, और जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है वो है आउटर साइड ऑफ कर्व, यानी आउटर रेल लेंथ। तो यहाँ से देखने पर हमको ये पता चल रहा है कि जब भी कर्व पे कोई गाड़ी चलेगी तो इनर पोर्शन में या इनर रेल पे उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है और आउटर पोर्शन पे उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। यानी अगर हम दोनों व्हील सपोज अगर सेम रेडियस के बनाते हैं तो इस तरह के कर्व पे ट्रैवल करने के लिए इनर रेल में उसको कम ट्रैवल करना है और आउटर रेल पे उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ देखा कि देखो जब हमने व्हील्स को अपने कोन के शेप में दे दिया तो हमको जो उसके स्टेबलाइजर्स हैं यानी कि एक तरह से रेल्स हैं उनको भी हमको टिल्ट करना पड़ा। अगर वो टिल्ट नहीं कर रहे थे तो उसने पहले दिखाया था कि देखो दोनों गिर गए थे। खैर, तो इसलिए हमको इसको टिल्ट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर कर्व आया, कर्व आने पर देखो आउटर जो रेल है उस पे इस कोनिक व्हील का जो बड़ा वाला डाया है वो टच हो रहा है, और जो इनर वाला रेल है उसमें देखो हमारा जस्ट आउटर वाले में यानी छोटा डायमीटर वाला व्हील ट्रैवल कर रहा है। कैसे ऐसे हो रहा है? अब देखिएगा यहाँ पर अभी सपोज स्ट्रेट ट्रैक चल रहा था तो जो कोन्स के दोनों बीचों बीच पे रेल्स का पॉइंट टच हो रहा है। अब आगे राइट हैंड टर्न आने वाला है तो देखते हैं कि कौन सा व्हील किस तरफ जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही राइट टर्न आया तो ऑटोमेटिकली ये जो एक्सल है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनर साइड पे उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी। कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी है तो हम चाहते हैं कि कोन का शॉर्टर डाया वाला व्हील उस रेल के ऊपर आए। ऐसा क्यों? करवाते ही दाहिने वाला जो व्हील है उसमें बड़े वाले रेडियस में रेल छुआ है और जो अंदर वाला व्हील है उसके बाहरी वाले डायमीटर पर रेल्स टच कर रहा है। तो खैर, ये आपने वीडियो में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो आउटर वाली रेल है और ये है हमारी इनर वाली रेल, तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली ये कम है। सपोज़ अगर इसका रेडियस हम यहाँ से यहाँ तक देखें R है और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक देखें अगर कैपिटल R है, तो जब भी इस तरह का कर्व आएगा तो लेटरल डायरेक्शन इसको चलनी कितनी होगी यहाँ पर 2 पाई स्मॉल r, छोटी डिस्टेंस, और जो आउटर वाला व्हील होगा उसको इस पर चलना पड़ेगा 2 पाई कैपिटल R, जो कि एक बड़ी डिस्टेंस है, बड़ी लेटरल डिस्टेंस है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब
ऊपर वाले रेल में यानी आउटर वाले रेल में बड़े डायमीटर का कोई व्हील हो और इनर वाले रेल में कोई छोटे डायमीटर का व्हील हो, तभी अगर दोनों एक ही एक्सल से ऐड है और दोनों को हम सेम रोटेशन यानी एक रोटेशन दें, तो क्या होगा कि इनर वाला रोल भी एक रोटेशन लेगा और आउटर वाला व्हील भी एक रोटेशन लेगा। अब इनर वाला व्हील कितना रोटेट करेगा, 2 पाई स्मॉल आर का लेटरल डायरेक्शन चल पाएगा, और ये जो आउटर वाला व्हील है वो चल पाएगा 2 पाई कैपिटल आर का। तो ऐसा प्रोविज़न हमको बनाना पड़ेगा कि अंदर वाला व्हील छोटा हो और बाहर वाला व्हील बड़ा हो। लेकिन आगे जा कर के यही टर्न अगर चेंज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बाहर वाला तो हमने व्हील बड़ा बना के रखा है। तो इसलिए इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि व्हील्स को ही कोन कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी ऐसा टर्न आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि व्हील इसको बाहर की तरफ धक्का देगा और बाहर की तरफ बड़ा डायमीटर वाला कोन का सेक्शन टच हो रहा होगा रेल से, और इनर वाले पोर्शन में छोटे डायमेंशन वाला कोन सेक्शन टच कर रहा होगा। और जैसे रिवर्स करवाएगा तो वो चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी और बाहर की तरफ छोटा व्हील का डायमीटर टच होने लग जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया अपने व्हील्स को कोन के शेप में बना करके। तो ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द व्हीकल सेंट्रली अलाइंड ऑन ए स्ट्रेट एंड लेवल ट्रैक। कोनिंग ऑफ व्हील्स करने से ये तो फ़ायदा मिल गया कि कर्व पे पोर्शन पे क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली व्हील्स एडजस्ट हो जा रहे हैं ताकि डायमीटर ऑफ व्हील छोटा या बड़ा हो सके। जब स्ट्रेट ट्रैक पर भी कोई व्हील चल रहा होगा तो भी अगर कहीं पर भी वाइब्रेशन आएगा, सपोज ये एक्सल है और एक यहाँ व्हील बना हुआ है और एक यहाँ व्हील बना हुआ है, अगर किसी भी वाइब्रेशन या किसी भी वजह से अगर स्ट्रेट ट्रैक पर भी ये एक्सल इस डायरेक्शन पे मूव कर गया, तो जैसे इस डायरेक्शन पे मूव करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर व्हील बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर व्हील छोटा हो जाएगा। अब बड़ा और छोटा व्हील होते ही क्या होने लग जाएगा कि एक्सल इस डायरेक्शन पर टिल्ट होने लग जाएगा। अब क्योंकि हमारा ट्रैक तो स्ट्रेट है और एक्सल ज़बरदस्ती इसको लेफ्ट हैंड अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, तो जो रेल्स हैं वो रिस्ट्रेन करेंगे और वापस एक्सल को अपनी स्ट्रेट पोर्शन पे लाने की कोशिश करेंगे। तो कोनिंग ऑफ व्हील बनाने से हमको ये भी फ़ायदा हुआ कि जब स्ट्रेट ट्रैक में कोई ट्रेन मूव कर रही है तब भी वो हमेशा उसको सेंट्रली अलाइन रखने की कोशिश करेगा। ठीक है। इफ़ देयर वॉज नो कोनिंग द साइड मूवमेंट वुड हैव कॉन्टिन्यूड एंड द फ्लेंजेस ऑफ द व्हील वुड हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद द साइड्स ऑफ रेल। देखो किसी भी व्हील में ये जो फ्लैट पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं फ्लेंजेस। ये फ्लेंजेस हम बनाते इसलिए ताकि ट्रेन डिरेल ना हो, यानी जितने भी रेल्स के व्हील हैं या ट्रेन के व्हील हैं वो हमेशा इन रेल्स के अंदर हो। अगर किसी भी वजह से ये बाहर जाने की कोशिश हुई तो ये फ्लेंजेस इस तरह के रेल्स पे टकरा करके डिरेलमेंट को बचा सकें, इसलिए हम इन फ्लेंजेस को बनाते हैं। लेकिन अगर ये फ्लेंजेस बार बार रेल्स पे टच करेंगे तो क्या होगा कि रेल्स को ये एक तरह से डिफेक्ट कर देंगे, रेल को ये डैमेज कर देंगे। इसलिए हम चाहते नहीं हैं कि ये फ्लेंजेस टच करें, और ये पॉसिबल हो पाएगा अगर हम अपने व्हील्स को कोन के शेप में फॉर्म कर देते हैं तो। अच्छा, अब हमने व्हील्स को तो कोनिक शेप में बना दिया, फिर मैंने बताया था कि अपने रेल्स को भी उसी स्लोप के साथ टिल्ट करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल्स या एजिंग ऑफ स्लीपर्स। जैसे कि भी आपने वीडियो में देखा था कि हमको रेल्स को टिल्ट करना पड़ा था, तो रेल्स को टिल्ट करने के लिए हम 1:20 का स्लोप देते हैं, क्योंकि जो व्हील्स होते हैं वो भी 1:20 में ही स्लोप रहते हैं। आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे ये 1:20 का स्लोप है। तो 1:20 के स्लोप में हम क्या चाहते हैं कि हमारे रेल्स भी हो जाए। अब इसको टिल्ट करने के दो तरीके हैं, या तो हम अपने स्लीपर को ही 1:20 के स्लोप में फॉर्म करें या मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि ये या तो स्टील के होंगे या तो कंक्रीट के होंगे या वुडन होंगे। इसके आउटर पोर्शन को ही हम 1:20 में कैंट कर दें और उसके बाद हम सिंपली इन पर रेल्स इंस्टॉल कर दें। या दूसरा तरीका ये है कि अगर हम स्लीपर को स्ट्रेट ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है, हम एजिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हम एक कैंटेड बियरिंग प्लेट लगा दें। यानी बियरिंग प्लेट क्या होती है, वो प्लेट जो रेल्स और स्लीपर के बीच में होती है, और इसके ऊपर हम रेल रख दें ऐसे कुछ करके। अब अगर ये जो हमने प्लेट रखी है वो ही 1:20 में है, तो रेल्स भी ऊपर वाली 1:20 के स्लोप में होंगी और यहाँ पर कोनिक व्हील ऐसे पुट हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो हम स्लीपर्स को ही साइड से स्लोप दे दें, इसको हम कहते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर्स,
और अगर स्लीपर स्ट्रेट है इस तरह में, तो हम इसके ऊपर कैंटेड बेरिंग प्लेट लगा दें ऐसे ऐसे करके, ताकि जो रेल्स है वो टिल्ट हो जाए। इस फिनोमेना को कहते हैं या इस प्रोसेस को कहते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल्स। द रेल इज टिल्टेड बाई एजिंग ऑफ वुडन स्लीपर और बाई प्रोवाइडिंग कैंटेड बेरिंग प्लेट्स। ठीक है, तो आपका 4th चैप्टर खत्म होता है।